नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, वो है जाटों की उपेक्षा का। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि जाट बनाम गैर जाट करना है। कुछ नेताओं ने, कुछ विधायकों ने तो शपथ दिलाई कि जाटों की दुकान से सामान नहीं लेना, उन्हें समर्थन नहीं देना, उन्हें वोट नहीं देना। और ये बात अब जाटों के अंदर नाराजगी आने लगी है। शायद इसी का रिएक्शन था कि मोदी जी के सामने यूं यूं करने वाले उपराष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन हो गया और वो किसानों की बात करने लगे कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। लेकिन जाट नेता नाराज हैं। वो सिखों के संग मिलकर एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं देश की राजनीति में। बहुत अच्छे किसान नेता, बहुत इंटेलेक्चुअल किसान नेता हैं पुष्पेन जी। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों में उनके लेख छपते हैं। मैं आज इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं पुष्पेन जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है पुष्पेन भाई आपका। बड़ी मजेदार घटना हुई। हमने अभी तक देश के उपराष्ट्रपति को देखा था यूं यूं करके हाथ जोड़ते हुए। किसानों का आंदोलन चल रहा था, जाट नेता भड़के हुए थे, लेकिन उपराष्ट्रपति अलग राग आप रहे थे। किसी मुद्दे पे बोले मैं जाट हूं, मेरी बेइज्जती हो गई। किसानों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक उनका दिल इलू इलू करने लगा। आप लोगों ने ये जाट लैंड की और जाट नेताओं के इकट्ठे होके, जाटों के, सिखों के, मुसलमानों के एकजुट होने की अपील करी। आंदोलन बढ़ने लगा। तो मुझे लगता है कि दो बातें मेरी समझ में आई। या तो उपराष्ट्रपति को लगा होगा भैया कुछ समय बचा है, रिटायर हो जाऊंगा, इन्हीं लोगों के बीच में रहना, ये रोज मुझे घरे आएंगे। जाट लोग तो वैसे ही करने वाले होते हैं, कड़े होते हैं थोड़े अपने मामलों में। दूसरा, लगता है कि अब उनको समझ में आ गया कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, अब किनारे हो जाना चाहिए। लेकिन जगदीप धनखड़ का किसानों के प्रति ये प्यार कि एमएसपी मांग लेना चाहिए, किसानों को सोचना चाहिए, क्या मतलब है कि या तो बात सरकार अब एमएसपी मानने जा रही है किसानों की मांग, या जगदीप धनखड़ किनारा कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आया? आप तो बड़े करीबी रह से देखते हैं नेताओं। देखिए, जगदीप धनखड़ जी का जो संजय जी बयान आया है, इसके बैकग्राउंड में जब हरियाणा चुनाव हारे और उसके बाद एक निराशा सी जो है किसानों में, विशेषकर जाटों में उभरी। तो उसके बाद जो है हमने एक नई मुहिम छेड़ी कि भाई ठीक है, जब 35 बनाम 1 कह के आप जाटों को अलग थलग कर रहे हो, तो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं खुशी खुशी। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। हमें जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जाटलैंड जो है एक अलग से है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सारा एरिया हो ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में विद इन दी कंट्री, इंडियन यूनियन के भीतर ही हमें दे दिया जाए। और जैसे आपने हमें 35 बनाम 1 कह के खारिज किया है हिंदू समाज से, हिंदू जाटों को विशेषकर, तो हम लोग मूवमेंट कर देते हैं भाई सिख ही हमारा नजदीकी धर्म है, कोई हमें दिक्कत नहीं, हम सिख बन जाएंगे। तो ये चीजें बड़ी जो है वायरल हुई और समाज में चर्चा का विषय बनी। बल्कि मेरे एक जाट मित्र हैं तो वो भाजपा में, तो उन्होंने जो है मुझे एक बताया कि भाई किसी बड़े प्रांत प्रचारक ने भी मुझे वीडियो आप लोगों के भेजे हैं कि भाई ये जाटों में क्या चीज चल रही है। तो मुझे जो लग रहा है, ये दो कारण हो सकते हैं कि एक तो इसके रिएक्शन में जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो आज तक जिनके ऊपर कहावत कही जाती थी कि जो है टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता, तो इन्होंने सोचा कि भाई या तो भाजपा ने इनको फीड किया कि भाई ठीक है, जाट कहीं नाराज होकर के सिख धर्म की ओर मूवमेंट ना कर दें, या ये किसान आंदोलन जैसे शुरू हुआ है, एमएसपी की बात है, तो ये बड़ा आंदोलन ना बन जाए। अभी कल परसों जो आंदोलन हुआ ग्रेटर नोएडा की तरफ से, और अभी 6 तारीख को मूवमेंट होना है, जो है जो वहां पर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर पर, और वहां बैठे हुए हैं, वो मूवमेंट करेंगे दिल्ली की तरफ पैदल ही। तो इन सब चीजों को एक तरीके से डिफ्यूज करने के लिए, या प्रेशर कुकर में जो प्रेशर बनता चला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं डिफ्यूज करने की नीयत से ये बयान इनका आया है। इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। और जो आपने कहा वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाई जब रिटायरमेंट की तरफ आदमी धीरे धीरे बढ़ता है, उसको लगा है कि भाई आदमी अंत में रिटायर ही होगा, ऊपर कोई प्रमोशन होने के चांस नहीं है, उपराष्ट्रपति के बाद तो राष्ट्रपति का ही पद बचता है। तो इन्होंने सोचा होगा कि तुम भी जो है कुछ ना कुछ कहो सुनो, और बहुत ज्यादा एक तरीके से उलाहना इनको, चाहे वो गवर्नर साहब, पूर्व गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी हो, हम लोग हों, समाज के लोग हों, कहते रहे हैं कि तुम ज्यादा झुक रहे हो, किसानों के मुद्दों पे झुक रहे हो, महिला पहलवानों के मुद्दे पे झुक रहे हो, तमाम मुद्दों पे आप झुकते चले जा रहे हो, तो आप कम से कम रीढ़ की हड्डी कुछ अपनी दिखाओ। उस नियत से शायद इन्होंने ये बयान दिया है। जी। मुझे लगता है कि आपने पानी के कहते हैं ना कि चढ़ा दिया, अब चढ़ जाओ बेटा सूली पे।
आप सतपाल मलिक पार्ट 2 बनाना चाह रहे हैं जगदीप धनखड़ को, कि एक और सतपाल, लोग कह रहे हैं कि अब क्या एक दूसरा सतपाल मलिक तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आपको लगता है कि सतपाल मलिक जैसे तेवर धनखड़ अपना सकते हैं? नहीं, मुझे लग नहीं रहा, लेकिन इन्होंने अचानक जैसा बयान दिया है और उंगली दिखा दिखा के, जिस प्रकार से कृषि मंत्री वहां शिवराज सिंह चौहान भी मंच पे बैठे हुए थे मुंबई में, कल एक कार्यक्रम में ये वहां थे, और उन्होंने उंगली दिखा दिखा के कि जिस तरीके से किसान परेशान है, किसान की सुनी नहीं जा रही है, बार बार किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहा है, या किसानों से क्या वायदा किया गया था उसको सरकार क्यों पूरा नहीं कर रही है। तो ये मुद्दा तो ये गंभीर है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जैसा मैंने आपको बताया कि जब से हमने ये 1 डेढ़ महीने से जाटलैंड की मांग उठाई है और सिख धर्म में मूवमेंट की बात हुई है, उसके रिएक्शन में, क्योंकि आज तक तो ये कभी बोले नहीं, इनका कोई मतलब नहीं था, ये झुके चले जा रहे थे, झुके चले जा रहे थे, और जाटों को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं आती थी। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें जानता हूं, लेकिन जब से गवर्नर बने उससे पहले मैं मिलता भी रहता था। जाट आरक्षण के मुद्दे पर मेरी लंबी डिस्कशन इनसे कई मुद्दों को लेकर टेक्निकल पॉइंट्स पर हुई थी। लेकिन बाद में जिस तरीके से इन्होंने ममता बनर्जी के साथ वहां बंगाल में गवर्नर के रूप में काम किया, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनने के काम के रूप में काम किया, आज भी यदि कोई अडानी का नाम या किसी और का नाम ले ले तो तुरंत ये उसको चुप करा देते हैं, अंबानी का नाम ले ले तो ये कहीं ना कहीं जो है एक समाज में मैसेज चला गया था कि ये काफी जो है, इनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, ना इनके अंदर कोई दम है, केवल ये पिट्ठू के रूप में, रबड़ स्टैंप के रूप में वहां बैठे हुए हैं। परंतु अब लगता है कि कुछ इन्होंने करेक्शन किया है, या इनको इंस्ट्रक्शन मिली है, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन के मुझे लग नहीं रहा कि इतनी सख्त भाषा ये देंगे कि भाई प्रेशर जो बन रहा है जाटों का, जाटलैंड की मांग का या सिख में कन्वर्ट होने का, तो आप कहीं ना कहीं इसको डिफ्यूज करने के लिए किसी बड़े जाट से जो है बयान दिलाया जाए कि किसान परेशान है, किसानों की समस्याएं हल होनी चाहिए, तो उस प्रेशर को डिफ्यूज करने की नीयत से इनका ये बयान मेरे विचार से आया है। जी। अब आपने एक नया एंगल जोड़ दिया कि इनसे जानबूझ के बयान दिलाया गया है। आप लोग भी ना बिल्कुल खुराफाती नेताओं की तरह बात करने लगे पुष्पेन जी। इनसे कौन बयान दिलाएगा? प्रधानमंत्री कहेंगे कि तुम ऐसा बयान दे दो कि मेरी जो खिलाफ जा रहा हो। क्या लगता है आपको, किसने कहा होगा इनसे ऐसा बयान दे दो? आप ये देखिए, इनका जो कंडक्ट संसद में होता है वो सारा का सारा इनको बताया जाता है कि आपने जो, जब भी विपक्ष के नेता हमारे विपक्ष में कुछ ऐसा बयान देने लगे, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथी हैं उनके खिलाफ देने लगे, तो तुरंत आप चुप करा दीजिए। रूल रूल का और नोटिस का और उसका, जब भी नोटिस दिए जाते हैं सबको खारिज कर देते हैं, भाई मैं कोई चर्चा इस विषय में नहीं कराऊंगा। तो वो भी इनकी रणनीति कहीं ना कहीं भाजपा के अनुसार बनती है। इंडिपेंडेंट रूप से जो रोल होता है इस इनके इनका जो है राज्यसभा के अंदर, वो नहीं देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं वहां से ट्यूटर्ड है, यानी कि वहां से शिक्षा प्राप्त करके, और ये उसी बयान को, उसी लाइन को फॉलो करते हैं। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इन्होंने, इनकी कोई आत्मा नहीं जागी किसान के प्रति। किसान तो जो है 2020-21 से आंदोलन से लेकर के पिटता ही चला आ रहा है। उसके बाद महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ, और अब भी आंदोलन चल रहा है। अभी भी जो है किसान कल परसों में मार्च करने वाले हैं वहां पर 6 तारीख को पंजाब की तरफ से। तो इनकी आत्मा जाग गई हो या एमएसपी ये दिलाना चाहते हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ये कहीं ना कहीं उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इनका बयान आया है। अच्छा है, चलिए अगर ये एमएसपी दिला देते हैं तो हम तो इनका भी धन्यवाद कर देंगे। ठीक है भाई, आपने एमएसपी की लीगल गारंटी दिला दी, जो प्रमुख मांग है हमारी। हम छोटा दिल नहीं करेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, धन्यवाद है, आपकी वजह से मिल गया, आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन दिलवा तो दीजिए कम से कम। जी। एमएसपी भी गारंटी मिल जाएगी तो आप मोदी जी जिंदाबाद कहेंगे? नहीं, मोदी जी जिंदाबाद नहीं, एक मुद्दा जो प्रमुख मुद्दा है जिसकी वजह से एक चीज चली आ रही है, वो जो है कम से कम टेबल पे से वो हट जाएगी। लेकिन अगर जाटों की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से 2014 से आज तक, चाहे वो पहले जाट आरक्षण खारिज कराना हो, उसके बाद मोदी जी ने खुद 2015 में जब जाट आरक्षण खारिज हुआ तो बुलाया था जाटों के बड़े डेलीगेशन को, और वायदा किया था कि साहब हम जाटों को आरक्षण देंगे। उन्होंने नहीं दिया तो 1 साल इंतजार करके जाटों ने 2016 में हरियाणा में आपने देखा विशाल जाट आरक्षण हुआ का आंदोलन हुआ। उसमें डायरेक्ट गोली मार करके हमारे 30-32 युवाओं को शहीद कर दिया गया। उसके बाद किसान आंदोलन में कैसे हमें जो है कील कांटे गाड़ के और कितना परेशान किया गया, 750 से ज्यादा शहीद हम लोग हुए। हमारे ऊपर 3 ये कृषि कानून लादे गए ताकि हमारी जमीनों को हड़पने का उनका प्लान था। उसके बाद हमारी महिला पहलवान जो बेटियां थी, प्रमुख रूप से जाट फैमिली से आती थी, उनके साथ कैसा बिहेवियर हुआ सारे देश ने देखा। जंतर मंतर पर उनको जो है बिल्कुल
कुचल करके उस आंदोलन को खत्म किया गया। अग्निवीर योजना हमारे ऊपर लाद के हमारे एक एवेन्यू जो फौज में जाने का था वो खत्म किया गया। या 35 बनाम 1 करके हमें जो आइसोलेट किया गया हिंदू समाज से, उससे बहुत ज्यादा जो है अंदर से जाट हिल गए हैं कि भाई हमें ये क्या हिंदू नहीं मानते? क्या ये कह रहे हैं कि आप ये हमसे अलग हो? भाई ऐसे तो आप अमेरिका को भी, कल को 27% जीडीपी अमेरिका की है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 30-32 करोड़ है। उसको आइसोलेट करके पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो जाए तो निश्चित रूप से आप उसको हरा ही लोगे। लेकिन आज भी जो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कास्ट को आप इग्नोर करके कोई भी पॉलिटी करेंगे, कोई भी राजनीति करेंगे तो अनस्टेबल सरकार बनेगी। और वो अब तो जाट फ्री है। भाई हरियाणा में कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं है, राजस्थान में कोई हिस्सेदारी नहीं है, यूपी में कोई हिस्सेदारी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम खाली बैठे हैं। तो अब हम जो है अपने जो तमाम मुद्दे हैं आरक्षण से लेकर के बाकी चीजों को उठाएंगे। तो ये जो है इस वजह से हमने एक नया मुद्दा ये जो जाटलैंड वाला है ये उठाया है कि भाई हमें जाटलैंड अब सेपरेट ही आप करना चाहते हो तो हमें ऑटोनोमस टेरिटरी के रूप में एक अलग जाटलैंड दे दिया जाए। तो ये हमने मांग इस वजह से जो है मुख्य रूप से उठाई है। जी। देश के लिए ठीक नहीं है ना, आप अलग अलग राज्य की मांग कर रहे हो। ऐसी खालिस्तानी मूवमेंट हुआ था कि हमें अलग खालिस्तान चाहिए, आप अलग जाटलैंड कह रहे हो। देश के लिए तो ये चीजें ठीक नहीं है ना कि अगर आप एक अलग अलग जगह अलग थलग होने की बात कर रहे हैं तो ये देश की एकता के लिए तो ठीक नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ देश की एकता, अखंडता और जो इनका सपना है अखंड भारत बनाने का, उसके लिए है ये। हमने एक पेपर लिखा है जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन, और वो काफी ज्यादा जो है पीडीएफ फाइल के रूप में काफी वो सर्कुलेट हुआ है। और उसमें हमने ये कहा है कि जाट जो है पाकिस्तान में सिंध नदी से लेकर के गंगा तक और हिमालय की तराई से लेकर के और दक्षिणी राजस्थान के पास यहाँ तक बसते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप किताब उठा के देखेंगे, कानूनगो की किताब है, करीब 100 साल पुरानी किताब है। मैं इसकी हिस्ट्री ऑफ द जाट्स कानूनगो की इसको स्टडी कर रहा था, इसमें लिखा हुआ है। और ये तमाम चीजें जब इसमें इनमें बताई हुई हैं तो हमने ये स्टडी करके इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हमें बंटवारा नहीं किया गया होता जाटों का, वास्तव में दो देशों में जो बंटवारा 1947 में हुआ था, जाटों का बंटवारा था एक तरीके से, उसमें दो देशों में हमें बांटा गया। हम 4 धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बिश्नोई भी हैं। और 10-12 प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कुछ तराई के इलाके और कुछ पंजाब और सिंध इलाका जो पाकिस्तान का, उसमें भी जाट बहुतायत में है। और जाट तो डोमिनेट करता है वहां की पॉलिटिक्स को भी। तो हमने तो कहा है कि रेस के अनुसार अगर हम एकजुट हो जाएं तो हो सकता है कल को पाकिस्तान वाला हिस्सा जो है या सिंध वाला हिस्सा है, वो सारी चीजें भी इधर को पुल होकर के जुड़ जाएं, जैसे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जुड़े हैं। क्योंकि संभव नहीं है, जनता अगर कल को डिसाइड कर ले कि भाई हमें एक साथ रहना है, एक साथ रहते थे हजारों साल से, अभी 70 साल से 75 साल से तो अलग अलग हुए हैं, तो दोबारा से एकजुट हो सकते हैं। तो ये इसमें कोई राजनीतिक रेखाएं जो है तात्कालिक होती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है परमानेंट खिंच गई हजारों साल तक खिंची रहेंगी, वो बनती बनती बिगड़ती रह सकती हैं। तो हम तो देश को और बड़ा करना चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान का हिस्सा भी यहाँ पर आकर के हमारे साथ जुड़ जाए इसी बात पे कि हमारे जाट भाई यहाँ रहते हैं, तो ये तो पश्चिम की जो सीमाएं हमारी पाकिस्तान वाली और सुरक्षित हो जाएंगी। तो ये जो है सारी समस्या जो पाकिस्तान वाली वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने बहुत सोच के ये पेपर लिखा है, इसमें देश को बड़ा करने की बात है। और ऑटोनोमस क्षेत्र में आपको बता दूं, हमारे देश में पहले ही बोडोलैंड, गोरखालैंड, ऐसे छोटे छोटे 10-12 ऑटोनोमस स्टेट नॉर्थ ईस्ट के विशेषकर राज्यों में बने हुए हैं। ये संविधान सम्मत बात है, देश विरोधी बात नहीं है। और इसमें किसी भी राज्य को या किसी भी जो 30% के आसपास जो एक कौम रह रही है एक इलाके में, उसको एक ऑटोनॉमी का अधिकार दिया जा सकता है। और यही तो कह रहे हैं कि तुम भागो यहाँ से, तुम हिंदू हो ही नहीं, 35 बनाम 1, 35 हम एक तरफ हो जाएंगे, तुम्हें हराएंगे। ये तो अवैध तरीके से हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से कर रहे हैं, हमें जाति के आधार पर अलग कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम जाति के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे और सारे जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, सब जाट एकजुट हो जाते हैं और भैया हमें एक ऑटोनोमस स्टेट दे दो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे। तो इसलिए ये पैंतीस संविधान सम्मत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये 35 बनाम 1 कहाँ किया उन्होंने, कहाँ ये बयान आया? प्रधानमंत्री का बयान क्या आया, किसी और बड़े नेता का आया कि 35 एक तरफ हो जाओ जाटों के खिलाफ? ये बयान आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, ये बयान कहाँ सुना आपने ये बयान? नहीं नहीं, ये तो रेगुलर, मैं आपको प्रोग्राम के बाद एक क्लिपिंग भेज दूंगा। इनके एमएलए भी थे रोशन लाल आर्य, वो बार बार बयान शपथ दिला रहे हैं कि जाटों का बहिष्कार करना है, उनको नमस्कार नहीं करना है, उनकी अगर दुकान है उससे कुछ नहीं खरीदना है, अपनी दुकान से कुछ नहीं खरीदना देना है उनको,
उनको कभी जीवन में वोट नहीं देनी है, इस ऐसी उन्होंने शपथें दिलाई हैं हजारों हजार लोगों को इकट्ठा करके। अच्छा, ये जैसे 2016 के बाद से ही। जैसे जी मुसलमानों के खिलाफ दिलाई जाती है, मुसलमानों को ठेले जी पे जी सामान जी नहीं जी। खरीदना है, तो मुसलमानों से हाँ सब्जी नहीं लेनी, ऐसी ऐसी कस्में हैं। बिल्कुल, तो ये इनका जो बटोगे तो कटोगे वाला नारा है, वास्तव में ये बांट बांट के ही राज करना चाहते हैं, और मुसलमान इनके टारगेट नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे इन्होंने उनको तो ये पाकिस्तानी आतंकवादी कह के खारिज करते हैं समाज से, और बाकी लोगों की वोट लेते हैं। इसी तरीके से सिखों के खिलाफ भी खालिस्तानी कह करके एक प्रपंच और एक ड्रामा पूरा इस देश में इन्होंने चलाया। उसके बाद दलितों को भी बांट करके ये उपवर्गीकरण करके और उनको समाज से नीचा दिखा करके और आरक्षण उनका खत्म करना चाहते हैं। अब इन्होंने टारगेट पे ले लिए हैं डोमिनेंट कास्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हर जगह जो भी डोमिनेंट कास्ट है उसको अलग थलग करो। हरियाणा, पंजाब और ये सारा एरिया जिसको जाटलैंड कहते हैं आम भाषा में, उसमें जाटों को अलग थलग करो। यूपी बिहार में यादव गैर यादव की राजनीति करो। महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा की आधार पे वोट लो। छत्तीसगढ़ झारखंड में जो है आदिवासी गैर आदिवासी करो, पटेल गैर पटेल गुजरात में करो। तो डोमिनेंट कास्ट जो इनसे लड़ सकती हैं या इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में बाधक हो सकती हैं या इनके खिलाफ माहौल बना सकती हैं, जो इनके हिंदुत्व वाले कॉन्सेप्ट में उस तरीके से फिट नहीं हो पा रही हैं, उनको अलग हटा करके बाकी पॉलिटिक्स पे कब्जा करना। और माइनॉरिटीज में चाहे हिंदू ये मुसलमान हो चाहे सिख हो, इनको अलग थलग करना, इस तरीके से पॉलिटिकल ताकत पे ये कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इनका प्रोजेक्ट ये कभी भी सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आप 25-30% जिसकी संख्या है उसको अलग हटा करके जो भी पॉलिटिक्स सरकार आप बनाएंगे वो स्थिर सरकार नहीं बनती, आपको सबकी भागीदारी की आवश्यकता है। तो ये नहीं करना चाहते। और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो सिख धर्म में जाने की बात है, मेरे पास चिट्ठी है चौधरी चरण सिंह जी की। उन्होंने कहा है जब भी जाटों को अलग थलग किया गया, बदनाम किया गया, उनको नीचा दिखाया गया, उनको जलील किया गया, तो वो कई बार जो है धर्म तक उन्होंने कन्वर्ट किए हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, जो उन्होंने सन 58 में 1958 में नेहरू जी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था साफ साफ कि 1890 से 1930 के बीच में 56% जाट जो हिंदू जाट थे, ज्वाइंट पंजाब के, जो पाकिस्तान और सारा पंजाब था, उसके कन्वर्ट कर गए, मुख्य रूप से सिख बन गए या कुछ मुसलमान भी बन गए, क्योंकि उनको इस तरह की जलालत जो है वो पसंद नहीं थी। तो इसलिए धर्म कन्वर्जन बहुत ज्यादा, और वैसे भी जो जाट हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक और मंदिर में यहाँ में वहां में पाखंड में विश्वास करने वाली कौम नहीं है। और जो ये महिला पहलवानों वाला मुद्दा हुआ है संजय जी, मैं बता रहा हूँ कि इस वजह से बहुत सारे जाट हैं जो अभी भी जो है इतने दुखी और कुपित हैं कि भाई महिला पहलवानों का, हमारी महिलाओं का इतना ज्यादा अपमान कभी नहीं हुआ। और मैं तो जाटों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया जाटो, तुम्हारा ही शायद खून पतला हो गया या पानी हो गया, तुम संघ की और इसकी हिंदुत्व की ऐसी चादर तुमने अपने ऊपर ओढ़ी कि तुम्हारी महिलाओं को जो है यौन शोषण जो है सैकड़ों लड़कियों का करने वाला व्यक्ति ठहाके मार करके इस देश में जो है हंसता रहा और आपकी लड़कियों को कुचला कुचला गया। मैं तो ये जो गंगा में गई थी ना बहाने के लिए अपना मेडल, इनको अच्छा होता है ये जो है वहां जाकर के अकाल तख्त पे श्री हरमिंदर साहब में चली जाती और वहां एक अपील कर देती कि भाई ये मेडल हम आपको सौंप रहे हैं और आज से ही हम आपकी शरण में आ गए, आप हमारी रक्षा करिए। तो गुरुजी तो अपने आप खालसा फौजों के माध्यम से ऐसा न्याय कर देते कि जिसका जो है कोई तोड़ ही नहीं होता। लेकिन आज जो है ना तो न्याय की कोई उम्मीद मुझे नजर आ रही है, ये बरी हो जाएगा इस मुकदमों में और कोई न्याय इनके साथ नहीं होगा। और हंसते हंसते जिस तरीके से मेडल की आप बात करें, मेडल वो लड़की जीत रही थी, 100 ग्राम वजन ज्यादा था, तो कैसी कैसी टिप्पणियां, कितने खुश संगीत आपके हुई। तो हमें बड़ा दुख है इन सब चीजों का कि जाटों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फौज में जो इनका एवेन्यू था या खेलों में जो सम्मान था, सब चीजों को खत्म किया जा रहा है ताकि जाट नाम की कोई फोर्स इसमें ना बचे और तुम्हारा एक छत्र राज यहाँ पर देश में चलता रहे। लेकिन जाट भी जो है उस कौम का नाम है जिन्होंने जब अब्दाली के अटैक होते थे तो सिखों पर और जाटों के सिरों पर इनाम रखा जाता था कि आप ये जो है 1700 1750 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ, 1750-40 के आसपास की, उस वक्त इनाम होते थे कि 10 रुपए सिर, एक सिर काट के लाओ जाट का और सिखों का तो 10 रुपए ले जाओ। उस टाइम के 10 रुपए कितनी बड़ी बात थी। तब हमें कोई खत्म नहीं कर पाया तो ये क्या खत्म करेंगे। तो हम लंबे संघर्ष के लिए जो जंग संघ ने हमारे खिलाफ छेड़ा है उसका जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं
और चाहे हमें सिख धर्म में अपने भाइयों के पास मिलकर के इनका मुकाबला करना पड़े या जाटलैंड के माध्यम से करना पड़े, बड़े विचलित हुए हैं ये जाटलैंड वाले मुद्दे से, तो उसको हम निश्चित रूप से परसू करने जा रहे हैं। जी। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कहाँ उपेक्षा हो रही है? आप जाति की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे उन लोगों से बड़ी चिढ़ है जो देश में जातिवाद फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं जाटलैंड, प्रधानमंत्री नहीं, भाषण नहीं, सुना, वो प्रधानमंत्री को बिल्कुल जातिवाद पसंद है। आप सहमत हो इस बात से? नहीं है सहमत? नहीं, नहीं, ये तो सारा का सारा जो संघ का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा जातिवाद पे आधारित है। आपको तो सारी बात का पता है अंदर क्या है इनका। तो ये तो केवल चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग है, एससी-एसटी वर्ग है, इनको प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों में हंसी भी आती है। दसियों बार कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, और फिर कहते हैं मुझे जातिवाद से बिल्कुल, जो लोग नेतावाद करते हैं। लेकिन ये बताइए पुष्पेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाट, पीछे फोटो लगी है चौधरी साहब की, उनका पोता मोदी सरकार में मिनिस्टर, देश का उपराष्ट्रपति जाट, ना जाने कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टों पे जाट, और आप इतने नाराज है कि जाटों को कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? ये सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब जाट नहीं है क्या? नहीं, देखिए ये नाम मात्र के कुछ चेहरे बिठा दिए गए हैं, लेकिन ये उतना ही चलते हैं जितनी चाबी इनमें पीछे से भरी जाती है। इनका कोई वजूद नहीं है। कोई कैबिनेट मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो सब खत्म हो गया। किसानों की जो पिटाई हुई है या आरक्षण ना देने से हमारी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे कई लाख युवा जो अच्छे कॉलेजों में आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्थानों में भर्ती हो सकते थे, और जिनके शुरू में जब 2014 में आरक्षण दिया था, जॉब भी लग गई थी, बैंक में पीओ हो गए थे, मैनेजमेंट में आ गए थे, वो सारे चीजें जो खत्म हो गई, और बहुत भारी नुकसान उससे हुआ, और जो कंटिन्यू हो रहा है। उसके ऊपर से हमारी जो बेरोजगारी है, पंजाब की, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी की, सब देख लीजिए आप। और उसके बाद एक नशे का और व्यापार हमारे बीच में, पता नहीं सरकार क्यों उसको कंट्रोल नहीं करना चाहती है। वो छेड़ दिया गया कि भाई इनको सामाजिक रूप से भी कमजोर करना है और इनको मानसिक रूप से भी तोड़ना है। तो ये बहुत कुटिल चालें हमारे खिलाफ चली जा रही है। अब समाज समझ गया है। पिछले दिनों 10 तारीख को, 10 नवंबर को रोहतक में इस विषय में मीटिंग भी हुई थी। ये यहीं नहीं लड़ा रहे, अब कनाडा तक लड़ा रहे हैं। कनाडा में इन्होंने जो है कि भाई सिखों पर या उन पर अटैक कर दिया, फलाना कर दिया, इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास खुद की ना बंदूक है ना कंधा है। ये दूसरों की कंधा और बंदूक इस्तेमाल करना चाहते वो हैं। जानते हैं, आप कुछ कर तो पाते नहीं। हरियाणा में आप लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, हरियाणा में महिला खिलाड़ियों का मामला था, लेकिन हरियाणा जीत गए हो। आप लोग सब जाट नाराज थे तब भी जीत गए। उनको लगता है कि आपकी कोई स्थिति है नहीं ऐसी जो आप कोई बिगाड़ सके उनका। देखो, इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो रहा है कि सभी संस्थानों पे जो कब्जा है इनका, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये भारी बेईमानी करके जीत रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब चीजें खुलेंगी, तो वो तो 10 आगे साल, भी 15 करते साल, रहेंगे, 20 साल, तो आगे भी करते रहेंगे, हुकूमत इनकी बनी रहेगी। हाँ, आप क्या अब कर लेंगे? आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरीके का परिणाम आया, कोई सोच ही नहीं सकता इस तरह का परिणाम आया है। आपने पार्टियां तोड़ी, आपने जो है सरकारें तोड़ी, और उसके बाद आपका ऐसा परिणाम, और आपने कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया कि भाई इतना बढ़िया गवर्नेंसी के शब्द आपके पीछे लग गए, और 4 महीने में सारी जनता का मूड बदल गया। तो ये सारी शिकायतें हैं, ये धीरे-धीरे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद कोई ना कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा में इन चीजों को लिखेगा कि ऐसे-ऐसे हमसे ठीक बेईमानी बात। कराई गई, ऐसे-ऐसे चीजें हुई। तो ये चीजें धीरे-धीरे खुलेंगी। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इस सिस्टम में, तो ये वैसे जाट को नहीं हराया जा सकता। जाट को धोखे से हराया जा सकता है, वो धोखे करने में ये सक्षम है। लेकिन अब हमने भी कमर कस ली है कि हम भी इनसे आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय दिया मुझे। थैंक यू, आभार। धन्यवाद। ये थे पुष्पेंद्र सिंह जी, और आपको, मुझे लगता है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।